दीपावली के इस शुभ अवसर पर बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज है। मतलब वहाँ पे सियासी पटाखे जो फूट रहे हैं, उफ, आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे इसे कहते हैं आतिशबाजी। और वही आतिशबाजी इस वक्त बिहार में हो रही है। और इसीलिए स्टूडियो में आज जरा बिहार चुनाव में जो आतिशबाजियां हो रही हैं और जो चुनावी पटाखे फूट रहे हैं उसकी चर्चा हो जाए। एक चुनाव को मोटे तौर पर 4 राउंड में आप देखिए, 4 राउंड में कोई भी चुनाव आपको देखना है। पहला, तारीखों का ऐलान। दूसरा फेज, सीट वाला बंटवारा। फिर तीसरा फेज आता है जब कैंडिडेट्स का चयन हो जाता है ना, दूसरा वाला जो मतलब उसमें कैंडिडेट का ऐलान होता है। पहले सीट बंटवारा होता है, फिर कैंडिडेट का ऐलान होता है और फिर उसके बाद नामांकन होता है। फिर एक तीसरा फेज आता है जिसमें प्रचार होता है और मतदान होता है। और फिर आता है चौथा फेज, जब बहुतेरे ऐसे होते हैं जो आह भरते रह जाते हैं और बहुतेरे ऐसे होते हैं जो वाह करते रह जाते हैं, यानी मतगणना। बिहार के विधानसभा चुनाव में आज की तारीख में 2 चरण पूरे हो चुके हैं। नामांकन की तारीखें खत्म हो चुकी है। पहले चरण में नाम वापसी की औपचारिकता खत्म हो गई, यानी पहले चरण के 121 सीटों पर अब यह तय हो चुका है कि किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा। अब वो प्रत्याशी अगले 15 दिनों तक जनता के बीच जाएगा, साष्टांग हो जाएगा कि आप एक बार बस मुझे चुन लो, फिर मैं आपकी समस्याओं का निदान कर लूंगा। पूरी ताकत झोंक दी जाएगी उस प्रत्याशी की तरफ से, उस पार्टी की तरफ से। लेकिन बिहार में 2 ध्रुवीय चुनाव में एक खेमा तो चरण जो है आगे बढ़ रहा है, एक खेमा। लेकिन दूसरा खेमा नामांकन खत्म होने के बाद भी असमंजस में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमको नहीं पता, हो सकता है ये स्ट्रैटेजी हो कि हम दिखेंगे किसी और तरीके से, ग्राउंड पर कुछ और होगा और फिर मतगणना के दिन कुछ और निकल कर आएगा। हम ये नहीं बता सकते कि क्या है, लेकिन जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देश के चुनावी इतिहास में शायद पहला मौका होगा जब नामांकन का वक्त खत्म होने के बाद भी ये साफ नहीं है कि जिस गठबंधन को महागठबंधन कहा जा रहा है उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इतना तो जानना हमारा हक है ना। अच्छा छोड़िए भाई, मीडिया का हक नहीं है। जो जनता है वोट डालेगी 121 सीटों पर, उसका तो हक है ना। हालात यह है कि दूसरे फेज का नामांकन खत्म होने से कुछ घंटे पहले बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 143 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करती है, यानी 243 सीटों में से 143 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है। अब बची 100 सीटें, उसमें से कांग्रेस ने 61 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम वापस ले जरूर लिया है, तो फिर इस लिहाज से कांग्रेस के बच गए 60, यानी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार टोटल हो गए 203। इसके बाद सीपीआई माले 20 सीटों पर, सीपीआई अलग से 9 सीटों पर, सीपीएम 4 पर, वीआईपी 15 और आईआईपी जो है वो 3 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं। और इन सबको जोड़ दिया जाए तो सीटों का गणित बैठता है 254। राइट, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 254। और बिहार में कुल सीटें बिल्कुल आपको वहां ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रही है, 243। महागठबंधन ने 11 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और इन 11 सीटों में पहले चरण में कौन कौन सी सीटें? वैशाली है, बछवाड़ा है, राजापाकर है और बिहार शरीफ है। ये वो सीटें जहां महागठबंधन के दल आमने सामने इस वक्त लड़ रहे हैं, यानी नामांकन वापसी के बाद वैशाली में कांग्रेस और आरजेडी, बछवाड़ा में कांग्रेस और सीपीआई, राजापाकर में कांग्रेस और सीपीआई, बिहार शरीफ में कांग्रेस और सीपीआई आपस में लड़ रहे हैं। और ये हालात बने क्यों हैं? क्योंकि जहां 6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा के 7 दिन बाद 12 अक्टूबर को एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया था, महागठबंधन आज की तारीख यानी 21 अक्टूबर को भी कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी ऐलान नहीं किया है।
अब ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है भैया, हमको नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है। क्या महागठबंधन के दो बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सबको एक साथ जोड़कर आगे बढ़ते? उनके पास तो सिर्फ चुनाव लड़ने का ही काम है ना, चुनाव लड़ाने का। फिर भी बंटवारा नहीं हुआ, जबकि एनडीए और खासकर बीजेपी इस चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में कैसे दिख रही है, मैं उसका उदाहरण बता देती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। चरण के नामांकन का आखिरी दिन, उससे पहले ही 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक गृह मंत्री अमित शाह पटना में एक्टिव। नतीजा क्या हुआ? करीब 10 बागियों से बीजेपी नामांकन वापस करवाने में सफल हो जाती है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे ढोल बाजे के साथ निर्दलीय नामांकन करने 17 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं, लेकिन नामांकन केंद्र के बाहर उन्हें कॉल आता है और वो बिना नामांकन करे ही वापस लौट जाते हैं। दानापुर में बीजेपी के बागी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी टिकट देती है, नामांकन से पहले वो गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी तस्वीर अमित शाह के साथ सामने आती है। मतलब एक्टिवनेस का आपको मैं यहां पर मुजाहिरा दे रही हूं। ब्रह्मपुर में चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी के बागी डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जनसुराज की टिकट पाते हैं। तिवारी जी 20 अक्टूबर को नामांकन वापस लेकर एनडीए के समर्थक बन जाते हैं। बेगूसराय के तेगड़ा में बीजेपी के पूर्व विधायक लल्लन कुंवर बागी होकर नामांकन कराते हैं, फिर 20 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ जाकर वापस नाम भी ले आते हैं। बक्सर, गोपालगंज, पटना साहिब, बहुत सी ऐसी सीटें जहां बीजेपी ने बागियों को वक्त पर नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया कि मजबूत किया, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी वो जाने। लेकिन जो हुआ है धरा पर, मैं आपको वो बता रही हूं। यानी एनडीए एक एक सीट पर अपनी तैयारी और रणनीति को परख रहा है, जहां गड़बड़ी हो रही है एंड टाइम पर उसे ठीक कर रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अभी तक प्रचार के लिए बिहार में निकले नहीं हैं, खबरें आ रही है। राहुल गांधी ने तो बिहार से दूरी ही बना ली वो 1300 किलोमीटर के बाद, और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन एकजुट एनडीए को लड़ाई से पहले ही वॉकओवर तो नहीं दे रहा है? राहुल गांधी ने बिहार से दूरी क्यों बना ली है? क्या तेजस्वी यादव के लिए लालू यादव का एक्टिव ना होना नुकसान पहुंचा रहा है? इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की गूंज शुरू कर रही हूं। गूंज और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित साहब मेरे राजस्थान के और कांग्रेस के पुराने नेताओं में से एक है, पिताजी ने बड़ा काम किया कांग्रेस के लिए, यहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपावली की पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं दे देती हूं और शुरुआत कन्हैया बेलारी जी आपसे कर रही हूं, इसलिए क्योंकि भाई बिहार को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। कन्हैया जी, आपने मुझे कहा था कि रुबिका जी नामांकन वापस लेने की डेट तक ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा, जो प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं वो भी बकायदा जो है सीट वापस अपना नामांकन वापस कर लेंगे, और खासकर लेफ्ट के लिए आपने मुझे कहा था, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है कन्हैया जी। नहीं, हमको लगता है कि लगभग बातचीत लोग आपस में कर ही लिए हैं और हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बातचीत हो रही है तो उन्हें बताया कि ना हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, देर लग रही है लेकिन अंधेर नहीं है, देर है, ये लोग आपस में बैठ करके कर लेंगे। अभी तो लालगंज वाला तो कर ही लिया इन्होंने, लालगंज कर लिया, और भी बात कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, आप घबराइए मत कर लेंगे। नहीं पर नहीं आप हम काहे का घबराए बताइए ना, वो तो ये तो इंडिया गठबंधन और एनडीए जाने, हमें क्या, हमें तो सवाल पूछना है और सवाल पूछने में घबराना नहीं है, बस एक बात अपन जानते हैं। भल्लारी जी, बस मेरा एक सवाल ये है कि ये जो बाकी 3-4 सीटें बचती है, अब उसमें तो नामांकन वापस हो ही नहीं सकता है। नहीं, नामांकन वापस नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अभी गौराबुराम के लिए जो हुआ है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो कह रहा है कि जो इनका कैंडिडेट था कि हम वापस नहीं लेंगे, तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है वापस नहीं लेंगे तो आपका प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग प्रचार करेंगे जो संतोष
सहनी है, उनके लिए प्रचार, वो हमारे कैंडिडेट है, अधिकृत कैंडिडेट है, आपका प्रचार नहीं करेंगे, आप बैठिए, मत बैठिए। तो एक हो सकता है कि वोटर्स के बीच में कुछ गलतफहमी हो जाए, लेकिन नहीं तो ऐसे ही कर देंगे लोग और बातें बन जाएगी सबकी। नहीं नहीं, पर बिलारी जी, यू नो बेटर देन मी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये वैशाली वाला तो नाम था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो 143 जो उन्होंने अनाउंस किया उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। वो लिस्ट बकायदा हमने देखी है, वो सीधे तौर पर डिसाइडेड था कि वीआईपी को सपोर्ट कर रही है वो। गोरा बोराम वाली कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो है, उनके लिस्ट में है, वो तो वो सिंबल लेकर के चले गए हैं ना। वो तो सिंबल लेकर, बाद में जो सिंबल लौटाया जाने लगा उसमें उनको बुलाया गया तो नहीं आए, सिंबल लेकर के चले गए हैं, सिंबल तो उन्होंने आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? अभी तक हमको लग रहा है, अभी तक ठीक नहीं लग रहा है, कि लग रहा है कि जैसे 254 पर कैंडिडेट दे दिए हैं, 243 सीट ही है। हाँ। लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ही दिन में ये लोग शॉर्ट आउट कर देंगे। ओके, आप कह रहे हैं ये लोग बात कर रहे हैं और सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। हमारे साथ देवज्योति जी भी हैं। देवज्योति जी, क्या है ये गजब वायरल है आपका, जाता है फिर आ जाता है, फिर जाता है फिर आ जाता है, इसका कुछ पक्का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके बड़े नेता? नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि शेष नेतृत्व में बातचीत चल रही है और शेष नेतृत्व जो है, मुझे उम्मीद है कि 1-1.5 घंटा और लगेगा, इसमें और भी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी है। और कुछ सिंबल, जैसे आप गोराम का जो आप बात कर रही थी, तो उसमें हमारे अफजल भाई को जो है विड्रॉ करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने खुद पत्र जारी किया है, वो आपके पास मिला भी होगा। और अफजल भाई जो है वो विड्रॉ भी करेंगे, लेकिन क्या है कि वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्यालय है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किससे गाइडेड हो रहा है ये आपको तो पता ही है। हम लोग कहते हैं ना कि 3 गो गांधी जी का जो 3 बंदर था, उसमें एक बंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एगो सीबीआई, एगो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो थोड़ा सा परेशानी, आज हमने गुंजियाल साहब से भी बात किया है, इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिहार के हैं, उनसे हमसे बात भी हुई है, काफी देर बात हुई है। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो चिट्ठी जो है डीएम ऑफिस में चिट्ठी को रिसीव करना था, तो रिसीव करना था तो उसको, बाबू लोग का बात है, कोई बात है, अपना कुछ मानसिकता होगा, उसको पुट अप नहीं किया सही समय में। मुझे पता था आप ये मसला उठाएंगे। एक सेकेंड, आप ईसीआई पर आरोप लगाएं उससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ के आप बैठे होंगे, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ। देव भाई, मुझे ये बताइए, कौन सा पन्ना जो होता है वो आपको बकायदा जमा करना होता है, तब जाकर आपका नामांकन वापस होता है? बताइए, पन्ना बता, वो आप फॉर्म बता सकते हैं? नॉमिनेशन, बड़े बड़े आरोप तो देव भाई आपने लगा दिए ईसीआई पर, है ना? आप लोग बकायदा पूरी तैयारी के साथ गए होंगे, आरजेडी पूरी तैयारी के साथ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को तो ईसीआई पर भरोसा नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो फुल प्रूफ तैयारी के साथ जाती। आप लोग गए थे, फॉर्म भी आपने भरा कि नहीं? वो आरजेडी वाले ने भरा कि नहीं भरा फॉर्म? नॉमिनेशन विड्रॉल करने का भी तो उसमें आपको तारीख देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन? आप अगर विड्रॉल, अगर अफजल भाई वहां से विड्रॉल नहीं किए हैं, पार्टी ने तो जारी कर दिया। कल तक लास्ट डेट थी देव भाई, कल तक लास्ट डेट थी ना, क्यों उन्होंने नामांकन वापस नहीं किया? ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा है, कम्युनिकेशन का गैपिंग हो रहा है। कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये दो अलग चीजें हैं। ईसीआई पर इल्जाम देव भाई अलग चीज है, हम बता रहे हैं आपको। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने चिट्ठी जारी किया, वो चिट्ठी को वहां रिसीव कराया गया। नहीं, खतूत लिखने से कुछ नहीं होता। नहीं, सुनिए सर, नहीं सर, नो, ईसीआई खत से नहीं चलता है ना सर। ईसीआई, हमारा संविधान खत से नहीं चलता है, वो कानून से चलता है। कानून कहता है फॉर्म बी, उसी फॉर्म बी जिसे आपने नामांकन के लिए इस्तेमाल किया था, उसी फॉर्म बी को नामांकन वापस विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। आप मुझे बताइए, आपने वो भरकर दिया कि नहीं दिया? खत लिखने का टाइम है, फॉर्म बी भरने का टाइम नहीं है। ये चीज हम भी जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेकिन वहां पे देरी की गई है, हमको ये सूचना मिली है हमारे जिला अध्यक्ष ने। देव भाई, जो दरभंगा का जिला गलत जानकारी है देव भाई। मैं तो देखिए, मैं आपको बरसों से जान रही हूँ, आप मुझे बरसों से जान रहे हैं। मैं जब स्टूडियो में घुसी, ये सवाल मेरे भी मन में था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लालू जी खत लिख रहे हैं तो पूरी तैयारी करके और नामांकन वापस करने के लिए गए होंगे। फॉर्म भी भरवे ना करी सर, भरा ही नहीं है फॉर्म भी, फिर आप इल्जाम लगा देंगे ईसीआई के ऊपर। आप ही वो शख्स है
देव भाई, जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए थे ना, मैं स्टूडियो में थी, आप वैसे ही उस जगह पर बैठे हुए थे। आपने कहा था रुबिका लियाकत बहन, नोट कर लीजिए आप, तारापुर से सकलदेव जो है वो चुनाव लड़ने वाले उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, आपने कहा था कि नहीं कहा था? जी 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 कहा था। सम्राट चौधरी के खिलाफ कौन लड़ेगा? आपने कहा था सकलदेव लड़ेंगे। ये सकलदेव तो बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं, ठीक है, देखिए है क्या कि कुछ कंफ्यूजन है, ये आप भी समझ रही हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है। वो 1-1.5-2 घंटा के अंदर में हम लोग का ज्वाइंट पीसी भी होने की बात चल रही है, जहां तक मुझे सूचना है। कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन श्रेष्ठ नेतृत्व में अब आप ये क्लियर कीजिए, किसमें कंफ्यूजन है? ईसीआई और आप लोगों में कंफ्यूजन है कि कांग्रेस वीआईपी आरजेडी में कंफ्यूजन है? नहीं, वीआईपी आरजेडी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर कंफ्यूजन किसमें है? ऑल इज वेल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीआईपी में मिसकम्युनिकेशन किसमें है? मिसकम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसे आदरणीय लालू यादव जी ने चिट्ठी जारी किया, वो चिट्ठी जाके डीएम के यहाँ रिसीव हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दरभंगा के यहाँ। तो डीएम को तो चिट्ठी को तो भेज देना चाहिए ना सही समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। भाई, एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनका जो है रद्द कर दिया, इनका जो सिंबल जारी किया गया था। नहीं सर, देव भाई ऐसे मत कीजिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में, आप पॉलिटिक्स में, ऐसे हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, मैं खत लिख रही हूं आपको और खत लिखकर कह रही हूं कि आप जो हैं, कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर आप कहीं भी एग्रीमेंट साइन करें, पर मैं आपको खत लिख रही हूं कि आप 5 बजे गूंज में मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। भाई, मैं 5 बजे की एंकर हूं न्यूज़ 18 इंडिया की, मैंने आपको खत लिख दिया है, अब आपको आना होगा। रुबिका जी, सबसे पहले तो देश भर में खूब बढ़िया से मजे से दीपावली मनाई गई और आपने भी खूब जमकर पटाखे फोड़े। हाँ सर, तो पटाखे तो मैंने फोड़े हैं। हाँ, बहुत फोड़े हैं आपने, बदमाशी की है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, वो लोग परेशान ज्यादा हैं आपके पटाखे से। अब दिक्कत ये है कि हमारे आपके पटाखे तो चलेंगे, वो तो भाई फूट गए, हो गया, लेकिन इनके गठबंधन में जो पटाखा चल रहा है ना, और आप जैसे आज क्लास लगा रही हैं, कहाँ तक पहुंचाइएगा रुबिका जी ये वाला, ये जो आप भिलारी जी और देवज्योति जी से समझने का प्रयास कर रहे हो, क्या क्या समझा रहे हैं लोग? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसे चुनाव होता है क्या? इस तरह से कहीं राजनीति में चुनाव के समय में, विधानसभा का चुनाव हो रहा है ऐसे, अच्छा नहीं उनका बात कर लिया, अच्छा नहीं उनका आ गया। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि टीवी देखने वाले सब समझदार लोग होते हैं। ये सब समय चला गया, ये वक्त चला गया, और क्या जो पब्लिक वोट करने जा रही है वो इनके कंफ्यूजन, आज बैठा लिया, आज पकड़ लिया, आज उसको छोड़ दिया, आज उसको धमका दिया, आज ईसीआई पे आरोप लगा दिया, ऐसे कोई इलेक्शन होता है क्या? और महा लिख देने से कोई चीज बड़ी नहीं हो जाती है कि हमने महा लिख दिया तो अरे ये तो बड़ा हो गया। ये गठबंधन जैसी चीज है नहीं। और राजनीतिक जिसको कहते हैं ना कि जरा सा भी जो शर्म हया है वो सब खत्म हो गई है। सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को जो कुछ कह सकते हैं वो कर रहे हैं। और देखिए एक बात समझिए, राष्ट्रीय जनता दल का वर्कर, उसका मन मिजाज समझना बहुत जरूरी है। वो बड़ा स्ट्रांग वर्कर है, वो वाला वर्कर नहीं है कि उसको कुछ मन में आ गया और फिर कल आप उसको घुमा दीजिएगा। वो ऐसे आसानी से नहीं घूमता है। वो देख रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सब कर रही, कोई कसर नहीं छोड़ रही। पप्पू यादव का ड्रामा देखिए, लालू जी मान जाइए, पहले पता नहीं किसको किसको तो कहते हैं कि जो करेगा वो शिखंडी है, तो क्या है, फिर लालू जी से अपील करने लगते हैं। राहुल जी और तेजस्वी जी की बात तक नहीं हो पा रही है, और उसमें पता नहीं कोई केसी वेणुगोपाल जी का नाम लेता है, कोई संजय यादव का नाम लेता है। तो आखिर इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जनता कह देगी अच्छा ठीक है, फॉर्म भी दिया कि नहीं दिया, सिंबल मिला कि नहीं मिला, कौन कहां सिंबल बांट रहा है? कुल मिलाकर जो गठबंधन लग रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, बहुत स्ट्रांग चुनाव लड़ रहा है, मुझे लगता है वो स्लिपरी ग्राउंड पर है। अब कोई ईश्वरीय कृपा हो, कोई एकदम से कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, वरना ये बहुत बुरी तरह से जमीन अपनी खो चुके हैं। चुनाव लगभग हारते दिख रहे हैं। वरुण जी, चुनाव लगभग हारते हुए दिख रहे हैं, और वो उदाहरण भी आपको गिना दिए गए हैं। और दूसरा तो ये कि जेएमएम भी कह गया कि आप लोगों ने उनको ठग लिया। महागठबंधन में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जेएमएम के शिबू सोरेन के बेटे। रुबिका जी, खमागणी खमागणी का
हुकुम, आपने जो पटाखे छुड़ाए, आपकी जो गूंज है ना राजनीतिक क्षेत्रों में जगह जगह गूंज रही है, लेकिन पटाखे आप लोग बार बार ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने पटाखा नहीं किसी का सर फोड़ दिया हो। नहीं, सर नहीं फोड़ा। अरे सुनिए, अब वो बाहर जो है बड़े बड़े देशों में जब पटाखे फूटते हैं तो उसके आगे सेल्फी लेके बोलते वाओ क्रैकर्स ब्यूटी, और यहाँ रूबिका लियाकत एक पटाखा फोड़ देती है तो ऐसे बवाल मचा देते हैं जिसकी हद नहीं। अरे गजब कर रहे हैं आप। आपके तो प्रोग्राम के नाम गूंज है, तो गूंजेगा नहीं क्या देश भर में? तो दुनिया भर में मतलब पटाखों से क्यों आपको दिक्कत हो रही है? आपकी आवाज भी तो बाहर वाले गूंज रही है। पटाखे नहीं, बाहर वाले पटाखे क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन ज्यादा दे देते हैं। आपकी आवाज भी तो गूंज रही है, जब भी तो हर्षवर्धन जी और सारे बैठ के नैरेटिव ही चेंज कर रहे हैं लोकतंत्र का। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। हाँ ठीक है, बोलिए। 15 सीटों पे क्यों क्रॉस लड़ रहे हैं आपस में? निर्दलीय, अरे भाई निर्दलीय भी होते हैं, रिटायर भी होते हैं। लोकतंत्र है, मिलिशिया फॉर्मेट थोड़ी है देश में। ये जो बीजेपी चाहेगी या मोदी जी अमित शाह चाहेंगे जैसी सारी पार्टियां लड़ेंगी। ये चुनाव है, चुनाव में लड़ते हैं, रिटायर भी होते हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, और किसी को पसंद नहीं आता तो बागी भी लड़ता है। आप तो क्या चाह रहे हो? बिल्कुल मिलिशिया फॉर्मेट कर दें, मोदी जी बटन दबाएं, वैसे ही सारी पार्टियां लड़ेंगी, वैसे ही फॉर्मेट में लड़ेंगी। स्ट्रेटजी, आपने एक शब्द का यूज किया, स्ट्रेटजी। हाँ। स्ट्रेटजी नहीं होती राजनीति में। तो फिर महागठबंधन मत बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी नीतीश लैड जिसमें जो गठबंधन है वो एक छद्म राजनीति खेलना चाह रहा है कि साहब महागठबंधन में झगड़ा हो गया, राहुल तेजस्वी में झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे क्रिएट करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। और जो 15 सीटों का आप बता रहे हो कि आमने सामने उसका रिजल्ट आएगा ना रूबिका जी, मैं आपके साथ बैठूंगा उस दिन, देखना आप 15 सीटों पे कौन जीत के आता है। जब आपको पता लगेगा स्ट्रेटजी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। ये घुमाए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं 11 साल में हर बात को मोदी जी, बीजेपी तो ऐसे कर रही है, बीजेपी अनुशासन कर रही है, बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए। राजस्थान में चुनाव में एक उपचुनाव था आपका राजपूताना, जहां से आप आती हो, जहां आपकी पूरी रेस्पेक्ट पूरा जनता तक करती है, वहां एक कैंडिडेट एक उपचुनाव में डिक्लेयर नहीं कर पाए बीजेपी, और लास्ट तक कहते रहे। तो ये तो अलग अलग स्ट्रेटजी है। आप जो कह रहे हो तो बीजेपी की भी रहेगी। मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहा जैसे कांग्रेस पे लगा रहे हैं आरोप। ये अपनी अपनी पॉलिटिकल सेटअप होता है। बीजेपी का सेटअप मिलिशिया फॉर्मेट है, हमारा नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बागी भी लड़ सकता है, निर्दलीय भी लड़ सकता है, और नहीं मन में आए तो आप रिटायर हो सकते हो। आप दबाव थोड़ी डाल सकते हो, ईडी लगा देंगे, केस फाइल निकाल लेंगे, मुकदमे लगा देंगे। ये अमित शाह और मोदी जी कर सकते हैं, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां नहीं करती। अच्छा, बस एक बात वरुण भाई जी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि लड़ नहीं सकते, सब चुनाव लड़ सकते हैं, पर एक दूसरे से चुनाव थोड़ी लड़ने। अरे क्यों नहीं लड़ते भाई? राजनीति है ये क्या, ये कौन सी राजनीति? स्कूल में कॉलेज में चुनाव होते हैं, साथ पढ़ते हैं विद्यार्थी, चुनाव लड़ते हैं। वरुण जी सुनिए ना, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर गठबंधन ना करे ना। गठबंधन की क्या जरूरत है? अलायंस का मतलब है एक दूसरे से कॉम्बिनेशन, जो एक अभी कोई कह रहे थे, चाहे कॉम्बिनेशन इज व्हाट? कॉम्बिनेशन है 243 सीटों में चुनाव लड़ने, 15 पे अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो वो आप देखना, उन पर मैं कह रहा हूं ना परिणाम आएगा। सीपीआई का जीतता है कि आरजेडी है, कांग्रेस का, बीजेपी का तो कहीं नहीं आएगा वहां। आप देख लेना इस बात। स्ट्रेटजी ओके, ये स्ट्रेटजी प्रेम शुक्ला जी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वरुण जी जो बात बता रहे हैं ना, ये खेल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम सब आपस में लड़ेंगे और बाद में हरा आपको देंगे और फिर हम सब एक हो जाएंगे, राइट? यही है ना स्ट्रैटेजी भाई। चुनाव में कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, वोटिंग पैटर्न है, वो सब देखा जाता है। मिलिशिया फॉर्मेट नहीं होता कि बटन दबा दिया। ओके, अच्छा, मैं समझ गई फॉर्मूला। जी प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी सर। भाई, राहुल गांधी को तो देश लंबे समय से नहीं समझ पा रहा है। 90 चुनाव हार गए, कहाँ समझ पाया कोई? न कांग्रेसी समझ पाए, न कोई अन्य राजनीतिक दल समझ पाए, राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पाते। तो राहुल गांधी की समझ जो है समझ से परे है। इसलिए वो हो सकता है कि 243 पर उनके पास समय नहीं है, वरना वरुण पुरोहित जी हमको पता है 243 पर आप लोग स्ट्रेटजी बनाकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ लेते, और आप लड़ना चाहें तो लड़ लीजिए, किसको आपत्ति है भाई? आरजेडी वाले कांग्रेस के कपड़े फाड़ दें, कांग्रेस वाले आरजेडी के कपड़े फाड़ दें, ये आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है। हमको आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी स्ट्रेटजी आप बारंबार हर चुनाव में अपनाएं, हमें क्या आपत्ति है भाई? कांग्रेस आरजेडी के कपड़े फाड़ दे, आरजेडी वीआईपी कपड़े फाड़ दे, वीआईपी सीपीआई सीपीएम के कपड़े फाड़ दे, एक दूसरे से लट्ठम लट्ठ कर ले, वो आपकी स्ट्रेटजी है। और ये स्ट्रेटजी जो है, जब आप श्रीमान वरुण पुरोहित जी 14 तारीख को आप ही को मोर्चा संभालना पड़ेगा, क्योंकि 14 नवंबर को कांग्रेस के लोग वो स्टूडियो में दिखाई नहीं देंगे
क्योंकि इतना दारुण पराभव का सामना महागठबंधन जो कहला रहा है, उस गठबंधन को ऐसी महापराजय का सामना करना पड़ेगा कि उसके बाद ना SIR पर वो अपना जो है कोई ठीकरा फोड़ने चले आएंगे, कोई इलेक्शन कमीशन पे फोड़ने चले आएंगे, लेकिन अपनी जो है जो स्ट्रेटजी बता रहे थे, वो स्ट्रेटजी इतनी भयंकर रूप से अभी से धराशायी होती दिखाई दे रही है। रुबिका जी ने चुनाव के 4 चरण बताए, 2 चरणों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आपस में ही गुत्थम गुत्ता है आप। और आप लोगों की गुत्थी सुलझ गई है, ये रुबिका जी, प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों की गुत्थी सुलझ गई है? गुत्थी ही नहीं थी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी गुत्थी ही नहीं थी, मैत्री थी। अरे मैंने गिन के बता दिया सर, इतनी सीटों पर जा जाके निर्दलीय चुनाव लड़के आ रहे थे। और आपने देखा कितनी सहजता से आपने ना पिछली बार भी आपने मुझे कहा था रुबिका जी बीजेपी तो 2.5 आखर प्रेम का है। आपने ऐसा क्या धमकाया कि वो लोग बाहर खड़ा है आदमी नामांकन करने के लिए? प्रेम शुक्ला जी बाहर खड़ा है, यानी वो पूरे दल बल के साथ गया होगा, उसने मन बना लिया होगा चाहे कोई आ जाए मैं नामांकन, बाकायदा आशीर्वाद ले लेके गए। हाँ, और ऐसा क्या फोन पर कहा कि वो यू टर्न लेकर आ गए? प्रेम शुक्ला जी, जन सुराज के 2 कैंडिडेट आप लोगों ने सर उनको टिकट नहीं दी तो वो जन सुराज के पास गए। आप लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो बेचारा टिकट पाता है, जाकर नामांकन करने की बस उसको कदम आगे बढ़ाना है और एक फोन आता है और यू टर्न। क्या कहा सर फोन पे आपने? कौन सी धमकी दी है मुझे? बस उसको वही प्रेम इसे बिल्कुल धमकाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम पूर्वक विनम्रता से किया गया एक आत्मीय आग्रह बहुत काम करता है। वीआईपी का कैंडिडेट जो है तारापुर में क्यों चला आया? अब आप कहेंगे धमकाया उसको, तो इनके लोग धमकाने से डर जा रहे हैं। नहीं तो सर एक इकलौती आप ही की पार्टी है प्रेम शुक्ला जी, जिसे आत्मीय आग्रह आती है और बाकी किसी को आत्मीय आग्रह नहीं आती है। मतलब तेजस्वी बाबू को, राहुल जी को, केसी वेणुगोपाल को और अपने ये वो तो स्ट्रेटजी है ना, मुकेश सहनी, इनको आत्मीय आग्रह नहीं आती। वो तो रुबिका जी बता रहे हैं ना स्ट्रेटजी है। रुबिका जी अभी 2 पैनलिस्ट जो हमारे हैं वीआईपी के और कांग्रेस को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आदरणीय पुरोहित जी, इन दोनों ने बताया कि हमारी स्ट्रेटजी है। ये तो इनकी स्ट्रेटजी है ना, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना। अच्छा ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी है, हमारा आत्मीय आग्रह है। वरुण जी मैं बस आऊं एक सेकंड, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ। राजीव जी माफी के साथ मैं थोड़े अरसे में आपके पास आई हूं, लेकिन उसके बावजूद दीपावली की एक तो बहुत सारी ढेरों आपको शुभकामनाएं, लेकिन आप क्या मानते हैं, ये स्ट्रैटेजी है या ये आत्मीय आग्रह है जो आप लोगों के कैंडिडेट तो जो है नामांकन देते देते यू टर्न ले लेते हैं सर, और यहां सीटों के बंटवारे का पता नहीं चल रहा? और जब हमने काउंटिंग की 243 सीटों पर 254 लोग सब मिला दिए जाए तो महागठबंधन के। रुबिका जी आपको और आपके दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सबसे पहली बात तो रुबिका जी, अब 2 गठबंधनों की तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ एक नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन जिसके सभी दलों के बीच पूरा का पूरा समन्वय और सामंजस्य है। हमारे नेताओं की पूरी टोली चुनावी सभाओं में जा चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के अन्य नेता लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, आज भी 4 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ 1 दर्जन एनडीए के मुख्यमंत्री नामांकन सभाओं में बिहार में आए। अब एक तरफ ये एक व्यवस्थित चुनाव अभियान है, हमारा नेता तय है, हमारी उपलब्धियां बेमिसाल हैं। जो बिहार में हमने काम किया, एक लंबी लकीर नीतीश कुमार जी ने खींची है, उसका जो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में उलझा हुआ महागठबंधन, सजायाफ्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ी पार्टी के, और उसके बाद आईआरसीटीसी से लेकर के तमाम जो अब लैंड फॉर जॉब भी 10 तारीख को आ जाएगा। तो इस तरह की स्थितियों के बाद अब तेजस्वी यादव, वो उन पर भी चार्जेस फ्रेम हो गए। कोई काम इन्होंने नहीं किया है और जिस तरीके का कोहराम है ये घमासान आसान नहीं है।
आपने कहा कि आपके पास ऐसा क्या, आप कौन सी किस कर्तव्य से आप ये सारी चीजें साध लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है हाँ, उसको शब्द कई दिया बार है प्रेम गठबंधन शुक्ला जी ने, पर आत्मीय जनता का भी आग्रह। दबाव होता है। देखिए, मैं तो उससे आगे बढ़ करके कहता हूं कि गठबंधन में शामिल दलों पर जो जन दबाव है, जनता चाहती है कि गठबंधन के अंदर किसी तरीके का कोई टकराव बिखराव नहीं दिखे, गलती का फायदा ऐसे तत्वों को नहीं मिल जाए जो 90 से 2005 का काला दौर है और उसके पहले का जो 6 दशकों का जो कांग्रेस का जो बिहार विरोधी जो दौर रहा है, जो औपनिवेशिक काल बिहार का रहा है। हाँ। इन दोनों ही सत्ता के मॉडल्स के तरफ जब लोग देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अच्छा रंजन जी, और इसीलिए मैं आपको कहूंगा जी, राजीव जी, आपने इतनी मेहनत करने के बाद क्या गारंटी है कि नीतीश बाबू सीएम बनेंगे? मैं कहती हूँ कि चलिए आप लोग जीत गए, आपने सारी चीजें दरकिनार कर दी, जनता ने कहा कि गठबंधन में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, बड़ा प्रेम से आप लोग चुनाव लड़ेंगे, अगर सैक्रिफाइस करना होगा तो कर भी देंगे। क्या गारंटी है कि नीतीश बाबू ही सीएम होंगे? देखिए, इसमें गारंटी जैसी बात राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि जो गठबंधन धर्म है, 2020 सबसे मुश्किल स्थितियां थी जनता दल यूनाइटेड के लिए और अपने शानदार सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव जब केवल 43 सीटें मिली। नीतीश कुमार जी खुद नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री होना, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा आपके चेहरे पर हम लड़े हैं। हाँ। देखिए, इस बार तो जो ये दौर है, ये तो ऐसी उपलब्धियों का दौर है जो कुछ भी बिहार के लिए इन 5 वर्षों में हुआ है। नहीं राजीव जी, ये बिहार में कभी हुआ ही नहीं था। और मेरे सवाल का एक ही जवाब है, क्या गारंटी मैं आपके है सवाल कि का ही नीतीश जवाब दे रहा बाबू हूं। जीतने के बाद, एनडीए गठबंधन के जीतने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? या तो आपके पास गारंटी है, अमित शाह जी ने दे दी है या नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है, या कोई गारंटी नहीं है, इधर उधर सब बातें कर रहे हैं और आपको भी अंदर ही अंदर पता है। मतलब कोई एक क्लैरिटी तो होगी ना। देखिए रूबिका जी, अगर आप गठबंधन के साथी दलों के नेताओं की भी बात सुनेंगी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, आप उपेंद्र कुशवाहा जी, ऑन रिकॉर्ड जो आपको केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही, एक प्रक्रिया एक अलग बात है जो अमित शाह जी ने कहा, और अमित शाह जी ने ये कई अवसरों पर कहा कि ये एक प्रक्रिया है, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार जी की जो अपरिहार्यता है, आप अगले 5 वर्षों में बगैर नीतीश कुमार जी के बिहार की कल्पना नहीं कर सकती हैं। इसलिए कि इस राज्य को अगर एक विकसित राज्य की पात में खड़ा होना है तो इसकी गारंटी नीतीश कुमार जी का चेहरा ही है। इसलिए कि उन्होंने जो काम किया है, नहीं, पर एक देखिए राजीव जी, अकल्पनीय, आप जानते हैं कि ना और तो आप लाग लपेट के साथ बात करने के आदी हैं और ना मैं लाग लपेट से सवाल करने की आदी हूँ। बात इसकी नहीं है कि नीतीश बाबू के ऊपर किसी तरह का कोई लाछन है कि नहीं है, वो स्वच्छ छवि के राजनेता रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन हमने ये भी इन दिनों बहुत सुना है और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं, हमने कई जगह पर नीतीश बाबू के ऑन कैमरा और सदन में जो बयान दिए थे वो भी सुने हैं। उसके बाद ही तो ये नैरेटिव बैठा ना सर कि उनकी तबीयत नासाज है। अब वो दौर नहीं रहा कि नीतीश बाबू बड़े लेवल पर बिहार को जो है लीड कर सके। एक नैरेटिव बना ना वो, और विपक्ष ने अच्छे से वो नैरेटिव बनाया है। और इसीलिए सवाल मैं आपसे बहुत बेबाक तरीके से पूछ रही हूं, मुझे जवाब दे दीजिए सर। उनकी तबीयत को लेकर मैं बेबाकी के साथ ही आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। ऑल राइट सर, जल्दी से। मैं बेबाकी के साथ ही आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। दुनिया के 4 शक्तिशाली मुल्क, मैंने पहले भी कहा है, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, इन सबकी उम्र नीतीश कुमार जी से ज़्यादा है और अपने अपने देश को इन्होंने एक मजबूत देश में तब्दील किया, एक बड़ी शक्ति बनाने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कमोबेश बिहार में जो काम किया, और अभी जो नौजवान नेता हैं, आपने खुद कहा कि अभी तो वो बाहर, अभी चुनाव प्रचार में भी तेजस्वी जी नहीं निकल पाए हैं। टिकट बांटने में जो उन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, उससे इतने थक गए हैं कि
चुनाव अभियान जो उनका होगा वो चुनाव के हार एक बड़ी पराजय के बाद शायद शुरू होगा। सर आप ये कह रहे राहुल हैं, गांधी उम्र माने नहीं उम्र रखती में है। नीतीश कुमार जी से बहुत कम है। हाँ, लेकिन मैंने वो दूरी वही कहा बनाए कि हुए हैं, नो नीतीश डाउट कुमार अबाउट इट। जी- नहीं सर, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि वो जो देखिए, तस्वीरें दिखी हैं, नीतीश बाबू ने मैं सदन आपके में जो सवाल का बातें जवाब कही दे रहा हैं, हूं। अगर आप राजीव जी, अब उसके देखिए, बाद बीती ये हुई सवाल बातों को उठने लगे बार-बार ना। जब आपने बेबाकी से, उसके बाद उन्होंने अपने फैसलों से जवाब दे दिया, पब्लिक अपीयरेंसेस से अपने जवाब दे दिए, लगातार चुनाव अभियान शुरू होने के पहले जनता के साथ संवाद करते रहे, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे वहां चल रहे थे, उनके एक एक मूवमेंट पर कैमरों की नजर थी, और अब तो चुनावी अभियान की बागडोर उन्होंने संभाल ली है। ओके सर, लगातार धारा बेल्लारी प्रवाह जी, सभाओं को बेल्लारी जी कुछ संबोधित कहना कर चाह रहे रहे हैं इसी मसले पर, बेल्लारी जी। और वो मुस्कान भी, एक तो बेल्लारी जी की ये मुस्कान है, बड़ी मिस्टीरियस मुस्कान है। देखिए, बात यह है कि जो इनके वर्कर्स हैं, हार्डकोर वर्कर्स हैं, वो पूछ रहे हैं इन नेताओं से, जो बड़े बड़े नेता हैं जेडीयू के, कि आदरणीय होम मिनिस्टर ने ये तो कह दिया कि एक प्रक्रिया है, लेकिन आदरणीय होम मिनिस्टर से इन लोगों को पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी बनाने की प्रक्रिया है। तो उन्होंने तो कभी ऐसा कहा नहीं है कि सारे सांसद बैठेंगे और बैठ करके ये तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। वो पूछ रहे हैं इनसे, तो इन लोगों को कहना चाहिए ना कि भाई जब मुझे यहाँ ये जरूर जवाब देने प्रक्रिया की दीजिएगा। बात यहाँ दिलाई जा रही है, जब प्रक्रिया की जब बात हो रही है, तो वहां भी तो प्रक्रिया की बात होनी चाहिए। तो आज तक तो कभी ना अमित शाह बोले हैं, ओके। न कोई भाजपा का बड़ा नेता बोला है हाँ। कि भाई प्रक्रिया वहां भी है, और इस बार 29 में सांसद बैठेंगे, और सांसद सब बैठ करके तय करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। जो बोला जाता है फिर मोदी, फिर से मोदी, फिर से मोदी, क्या आखिर बोला जाता है। ये इनके वर्कर इनसे पूछ रहे हैं, ये डरे। अच्छा, मेरा जवाब अब रूबिका जी ले अच्छा लीजिए। राजीव जी, जल्दी से 30 सेकंड में सर, संक्षेप में जवाब। देखिए, कन्हैया बेल्लारी जी आज बुरी तरह से उलझे हुए हैं। ये बिहार की सियासत के एक बड़े चिकित्सक हैं। ये अलग बात है कि चिकित्सा एक खास अलायंस की ही ये करते रहे हैं, बाकी का चीरफाड़ वो करते हैं, वहाँ वो पोस्टमार्टम की मुद्रा में होते हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि चाहे प्रधानमंत्री जी का भी चुना जाना होगा तो उसी विधायी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया का पालन होगा। मुख्यमंत्री जी का भी अगर चेहरा तय होगा, चयन होगा, तो भी उसी प्रक्रिया का पालन होगा। लेकिन हम लोग मिलेंगे 14 तारीख को। अभी वरुण पुरोहित जी ने कहा है 14 को मिलेंगे, 14 को मैं भी मिलूंगा, और रहिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। और आप सियासत के इतने बड़े पंडित हैं, तो मेरी खुली चुनौती है, उस दिन स्टैंड मत बदलिए। मानसिकता छा चुकी है। आपने कितने किसके एग्जाम्पल दिए, पुतिन के, शी जिनपिंग के। मतलब आप चाह रहे हो नीतीश जी 20-20 साल तक संविधान चेंज कर दे, नीतीश जी बने रहे, तो आपकी अरे मानसिकता उम्र के किससे लिहाज से, ओवरलैप हो गई है? उम्र नहीं, के से लिहाज क्या से मतलब है? वरुण जी, पुतिन का अरे आपका कुछ जो भी, एग्जाम्पल दोगे, आप तो प्रधानमंत्री कहीं नरेंद्र तो- हिंदुस्तान में आप बहुत आप है ना नेता, एक सेकंड, 80-80 साल के एक नेता, सेकंड, बता एक दीजिए। सेकंड, एक सेकंड, उनका एक सेकंड, उदाहरण एक सेकंड, एक सेकंड, देते हैं सुनिए आप। सुनिए सुनिए, असहिष्णुता नहीं सर। तो क्या चाह रहे हैं आप, वो शाहबाज शरीफ को लेकर आए? अरे मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं हैं? कह रहा हूँ हिंदुस्तान नहीं, क्या में चाह रहे हैं, आदमी को क्यों किससे, नहीं देते हो? नहीं, किससे आप अरे हिंदुस्तान में बहुत किससे बैठे हैं, कॉम्पीट 80 कर साल के नेता। अभी वो कहते हैं फिट है वो। ट्रम्प, अभी वो कहते हैं आप उनका ट्रम्प, उदाहरण तो देते हैं। आप कहते हैं कि देखिए अरे भाई, फांसीवादी मैं तो कुछ नहीं मानसिकता। कह रहा, पुतिन अभी और शी उनको जिनपिंग को तो पुतिन ये लाए। के प्रॉब्लम ये है ना सर, इनकी कि आप प्रॉब्लम लोगों नहीं, ने प्रॉब्लम इनकी हो गई। प्रॉब्लम ओवरलैपिंग आपने हो गई, अपने मैं कह रहा हूं, दिमाग में 11 बिल्डअप साल कर दी है सर। मानसिकता घूम गई सबकी, कुछ सबकी नहीं मिला। मानसिकता में डिक्टोरियल मानसिकता हो चुकी है। डिक्टोरियल लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खत्म हो गई दिमाग अरे की। भैया, इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें डिक्टोरियल क्या है? एग्जाम्पल देंगे, तानाशाही चाइना का example इतिहास देंगे। है। क्या चाह रहे हो हिंदुस्तान नहीं, में? नहीं, रुकिए, डेमोक्रेट रुकिए। क्या बनाना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ किसका। अरे आप कांग्रेस के लोग राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी सुनिए, आप वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी ये आपसे धमकी पूर्वक आग्रह कर रहे हैं नहीं, कि धमकी अगर नहीं। आपको, रुकिए रुकिए, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, क्योंकि आपकी धमकी यहाँ तो नहीं चलेगी। तो ये आग्रह कर रहे कैसे हैं, चलेगी? आपके सामने चल नहीं सकती। आपको अगर कंपेयर करना है उम्र के लिहाज से, तो केवल कांग्रेस के नेताओं से कंपेयर करेंगे सर, और किसी से अलाउड नहीं है। अगर आपने किया तो फिर आप फांसीवादी हैं, कोई गारंटी नहीं है उसके बाद। हिंदुस्तानियों से तो कर सकते हो। राजीव रंजन जी, मैं वरुण पुरोहित से पूछता हूं कि देश तो इंदिरा जी को तानाशाह मानता है,
ये क्या अरे देश नहीं मानता है, इन्हें देश नहीं बताना मानता है, चाहिए। आप मानते हो। जो जेपी आंदोलन में देश क्या दिया जयप्रकाश मानता है नारायण जी को और आपकी आप- बीजेपी सरकार ने? आपको जयप्रकाश नारायण जी को क्या दिया पूछा आपने? हजारों बात करिए आपने लोग भारत रत्न की वीसा जेपी में के बंदी लिए। रहे। जेपी आंदोलन से देश आप पर लोग बैठे हो या आपातकाल टीवी थोपने पर? वाले लोग, जेपी आंदोलन से संविधान का बैठे हो गला या घोटने वाले लोग, लोहिया आंदोलन से, लोहिया जी लोकतंत्र के का आइडियोलॉजी कत्ल बैठे करने हो। वाले क्या लोग, दिया देश लोहिया की जी को? आजादी क्या छीनने दिया वाले जेपी को? लोग, दिया कुछ? न्यायपालिका के नहीं, पर कुछ कतरने दिया क्या वाले लोग, जयप्रकाश आप नारायण जी हमको को? लोहिया लोकतंत्र जी को दिया की कुछ? सीख दीजिएगा, जिनके नाम से नसीहत आप आज दीजिएगा। टीवी पे बैठे हो, आप मोदी 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 गान करने लग गए आज। मैं वो कह रहा हूं आपकी मानसिकता बदल गई। इंदिरा जी को कोई नहीं मानता, आज भी पूरा देश मानता है इंदिरा गांधी को। आप नहीं मानते, उससे क्या हुआ? हाँ, बस इंदिरा गांधी जी को सब मान लें क्योंकि वो वरुण यहाँ पुरोहित पूर्व प्रधानमंत्री थी देश देश को की, पता लेकिन है अभी मौजूदा कि देश पर प्रधानमंत्री को कोई आपातकाल कुछ का ना भी माने, जिन्होंने निर्णय 3 बार लोगों को से याद है। इस टर्म को पूरा किया है। क्या ये आपकी मानसिकता है? मुझे बताइए नहीं, कोई वरुण जी। मानसिकता नहीं है, हर्षवर्धन लोकतांत्रिक जी। मानसिकता होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी। देखिए, संयोग बड़ा अच्छा होता है, कहते हैं ना कि चक्र तुरंत लेके आता है। वरुण भाई अब चूंकि उस कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बचने का भरोसा इनको स्वयं नहीं है। राहुल कांग्रेस का भरोसा नहीं, ये पुराने कांग्रेसी हैं, असली वाले कांग्रेसी हैं। लेकिन इन्होंने शुरू में क्या कहा था कि गठबंधन है, लोकतंत्र है, कोई मिलिशिया स्टाइल थोड़ी ना है। और उसके बाद इन्होंने इंदिरा गांधी जी का नाम ले लिया। नहीं तो इंदिरा गांधी जी मिलिशिया क्या नहीं थी त्रिपाठी जी, मतलब ये गलत नैरेटिव देश क्रिएट किया में जा रहा है। अच्छा, एक-एक इंदिरा करके। गांधी नहीं थी। ओके, एक एक करके। एकमात्र तानाशाह देश में कोई हुआ तो उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। अब आप इंदिरा मुझे गांधी जी एक- के एक- एक बहुत प्रश्न से का उत्तर कामों दो। से इंदिरा गांधी हम मिलती सब थी नहीं थी प्रशंसा आम आदमी करते से? हैं, लेकिन इंदिरा गांधी आम आदमी से तानाशाह मिलती थी ऐसी कि नहीं थी मिलती थी? आप ये कि बताओ। उन्होंने आप अपनी पार्टी मोदी के जी ने लोगों को 11 नहीं साल में छोड़ा, कितने जनता दरबार दूसरी लगाए? सरकारों इसका को नहीं मिलिशिया छोड़ा। फॉर्मेट हुआ। और वरुण भाई, इंदिरा अब क्यों गांधी इतना रोज मिलती आप थी सीख सुबह। रहे हैं? आप थोड़ा तो रोज लोकतांत्रिक सुबह हो से जाइए शाम ना। तक मिलती थी, अच्छा, रात तक लेकिन इंदिरा गांधी intolerant राजी क्यों थी। कह रहे हो वरुण? यार, वरुण जी 11 साल से जनता दरबार वरुण जी, लगाए और वरुण जी, मोदी एक बताओ। सेकंड सुनिए। इसका लोकतांत्रिक आप- फॉर्मेट हुआ। हाँ, बस एक बार सवाल पूछ ले, उसका जवाब आप ढूंढते हैं ना, आप ढूंढते हैं। आपने बड़ा सवाल उठाया, किसी ने आपको रोका टोका? यहाँ तो मिलिशिया फॉर्मेट नहीं चल रहा है कि जैसे ही आपने मोदी जी का नाम लिया आपके मुंह पे पट्टी लगा दी, आपको उठाकर स्टूडियो से भगा दिया। लोकतंत्र किसे कहते हैं कि आप जिसे अरे चाहे आप तो- मर्यादा में रहते हुए उसके ऊपर आप तमाम तरीके के आरोप लगा सकते हैं। आपका दिल कर रहा है क्योंकि तो आप लगा सकते हैं। आपको किसी ने उठाकर कॉलर से ऐसे झकझोरा, हिम्मत कैसे हुई आपकी, मैं जेल में डाल दूंगी आपको? आपने बोला कैसे इनके बारे में? नहीं रूबिका बोला ना? जी, आदरणीय वरुण जी रूबिका सुन लिया ना? सुन तो लो। नहीं हर सुनिए हाईनेस, वरुण जी, प्लीज मेरी बात सुनो। वरुण जी सुनिए। मैं आप जो कह रहे हो लोकतांत्रिक मानसिकता की बात कर रहा हाँ, हूं। बस आपके लोकतांत्रिक मानसिकता को ही यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब संक्षेप में हर्षवर्धन जी, उसके बाद मेरे 2 और साथी। देखिए, और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, एक तो कांग्रेसियों को एक ये है कि सत्ता उनके अलावा कोई नहीं चला सकता, इसीलिए उनको कोई और पार्टी, अब अभी उन्होंने राजीव रंजन जी को कह दिया जेपी आंदोलन की वजह से आप यहां बैठे हुए हो। अरे भाई, हर पार्टी का अपना अधिकार है, देश में लोकतंत्र ऐसे होना चाहिए था। इन्होंने तय तरीके से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कांग्रेस ने, और कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो वो स्वतंत्रता आंदोलन वाली नहीं, वो जो इंदिरा गांधी के बाद की कांग्रेस थी, जो जाने कितनी बार टूटी है, जो मूल रूप से अब कांग्रेस इंदिरा है, इंदिरा कांग्रेस है। वरना वरुण जी बताएंगे कि अब की कांग्रेस कौन सी है। वो तो इंदिरा कांग्रेस के बारे में बात कीजिए, और उसने ये तय किया देश के लोगों को दूसरा कोई सत्ता में नहीं आना चाहिए। नहीं, और नहीं, यही वो इंदिरा घमंड कांग्रेस था तो त्रिपाठी जो आज जी यहाँ कांग्रेस चल की रहा है। असली। अब वरुण जी, प्रॉब्लम ये है ना, हर चीज चली जाती है इंदिरा जी पर, हर चीज फिर आप कहते हैं कि अरे तो ये इंदिरा आप गांधी लोग तो बगैर चैंपियन इंदिरा है जी, हिंदुस्तान की। और इनको एलर्जी है तो मैं दूसरा कैसे मना एलर्जी नहीं करें? करती हूं सर, आयरन लेडी है, मैं कहती हूं, बार बार कहती हूं। हाँ, उनके ऊपर कई सारी चीजों को लेकर गलत डिसीजन लेने के वो जो फैसले लिए थे इमरजेंसी के, ऑफ कोर्स, लेकिन सर, कब तक आप इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस को चलाते रहेंगे? आज की तारीख में इंदिरा जी कांग्रेस को नहीं चला रही है, आज की तारीख में इंदिरा जी के पोते कांग्रेस को चला रहे हैं, और उनको बिहार की राजनीति में 1300 किलोमीटर के बाद दूरी बना लेना क्या फायदे का सौदा लग रहा है? और अगर हाँ, तो बिहार की जनता सामने बैठी हुई है सर, वो डिसाइड करेगी, और उसके बाद अगर डिसाइड करेगी तो फिर आप लोग आकर ये नहीं कहेंगे ईसीआई गड़बड़ है, चुनाव आयोग ने ये कर लिया, मीडिया ने ये कर लिया, फिर सर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पॉइंट बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात आप खत्म। कह रहे हो जो ही 14 तारीख को मुलाकात नहीं, होगी, आरोप लेकिन इस लगाएंगे बीच भी किसी मुलाकात होती रहेगी। अब बिहार का दौरा भी हमारा शुरू हो रहा है, न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।